आज हम लोग चर्चा करेंगे मृदा में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जल। पहला टॉपिक हमारा होगा मृदा जल, दूसरा आपका होगा समष्टि और समुदाय, तीसरा टॉपिक हमारा होगा कीटभक्षी पौधे। तीन टॉपिक पर चर्चा करेंगे, मृदा जल, समष्टि और समुदाय, कीटभक्षी पौधे। तो यहाँ पर अगर बात किया जाए कि मृदा में पाए जाने वाले जो विभिन्न प्रकार के जल हैं, वर्षा जल मृदा कणों में किस तरह सुरक्षित रहता है। आप लोग जानते हैं कि पौधे रसारोहण के द्वारा, अवशोषण के द्वारा, विभिन्न प्रक्रमों के द्वारा अपने वृद्धि, विकास, प्रजनन, तमाम प्रकार की जो प्रक्रियाएं हैं, जिसको हम जैविक क्रिया कह सकते हैं, जीव की जैविक क्रिया यानी पौधे की जैविक क्रिया, विभिन्न जैविक क्रियाओं को संपन्न करने के लिए, विभिन्न जैविक क्रियाओं को संपन्न कराने के लिए पौधों में जल का अवशोषण बहुत जरूरी है। तो जल जो होता है, मृदा कणों के बीच में जल कितने प्रकार से, मृदा कणों के बीच में जो जल होता है कितने प्रकार का होता है और वह जल कहाँ कहाँ मौजूद होता है, उसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। तो मृदा कणों की, मृदा जल की अगर हम बात करें, मृदा जल की अगर हम बात करें तो मृदा जल मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है। मृदा जल यानी जो वर्षा का जो जल है मृदा में संरक्षित रहता है, तो मृदा जो जल है वो मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है। पहला होता है केशीय जल, केशीय जल, कैपिलरी वाटर, कैपिलरी वाटर, केशीय जल, कैपिलरी वाटर। दूसरा होता है गुरुत्वीय जल, गुरुत्वीय जल, ग्रेविटेशनल वाटर, ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशनल वाटर, गुरुत्वीय जल, ग्रेविटेशनल वाटर। तीसरा जो मृदा कणों के बीच जो जल पाया जाता है उस जल को कहा जाता है हाइग्रोस्कोपिक, 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 इसको कहते हैं आर्द्रता, आर्द्रता ग्राही जल, हाइग्रोस्कोपिक, हाइग्रोस्कोपिक वाटर, हाइग्रोस्कोपिक वाटर। और एक चौथा प्रकार का जो जल है उसको कहते हैं, चौथा प्रकार का जो जल है उसको कहते हैं केमिकल बॉन्डिंग, वो क्या कहते हैं, क्रिस्टलीय जल, क्रिस्टलीय जल। इसको क्रिस्टलाइन वाटर। तो मृदा कणों के वर्षा का जो जल है, वर्षा जल जो है वह मृदा कणों के बीच 4 तरह से सुरक्षित रहता है। तो सबसे पहले हम कैपिलरी वाटर की बात करेंगे। यहां पर देखिए, आप लोग देखेंगे कि ये मृदा के कण हैं, मृदा के कण हैं। मृदा कणों के बीच, मृदा कणों के बीच एक तरह की ये केश नलियां बन रही हैं, केश नलियां बन रही हैं। यहाँ पर चित्र में आप लोग देख रहे हैं, इस तरह की ये केश नलियां बन रही हैं। ये जल मृदा जो जल है, वर्षा का जो जल है, ये केश नलियां जो बन रही हैं, इन्हीं केश नलियों में मृदा जल सुरक्षित रहता है।
और ये पौधे मूलरूपों द्वारा इसी जल को अवशोषित करते हैं। यानी यदि हम बात करें कि पौधे किस जल को अवशोषित करते हैं, तो आपका आंसर होगा केसी जल को पौधे अवशोषित करते हैं। क्यों? क्योंकि मृदा कणों के बीच में जो कैपिलरियां बनती हैं, उन्हीं कैपिलरियों केशिकाओं में ये जल सुरक्षित रहता है और पौधा मृदा कणों में मूलरोमों के द्वारा इसी जल को, केसी जल को, कैपिलरी वाटर को ही पौधा एब्जॉर्ब करता है, जिससे पौधे का वृद्धि, विकास और तमाम प्रकार की जो जैविक क्रियाएं होती हैं वो इसके द्वारा, केसी जल को अवशोषित करने के बाद वो संपन्न कराता है। तो मृदा कणों के नलिकाओं में, केशिकाओं में पाए जाने वाले जल को केसी जल कहते हैं। क्वेश्चन अगर पूछता है कि पौधे किस प्रकार के जल को अवशोषित करते हैं, तो आपका आंसर होगा केसी जल को अवशोषित करता है। दूसरा प्रकार का जो जल है वो गुरुत्वीय जल है। गुरुत्वीय जल में क्या होता है, वर्षा का जो जल होता है मृदा कणों में सुरक्षित तो रहता है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा वो जल का जो लेवल है वहां तक उस जल को वह अवशोषित करके उसको पहुंचा देता है, जो कि उसका लेवल, जल का लेवल बहुत नीचे होता है और गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा वो उसको खींच कर नीचे जल के लेवल में पहुंचा देता है। पौधे इस जल को अवशोषित नहीं करते हैं। ये हो गया है आपका गुरुत्वीय जल। तीसरा जो जल है वो आर्द्रताग्राही जल। मृदा कणों के बीच, मृदा कणों के चारों तरफ, यहां चित्र में आप देखिए डायग्राम में, मृदा कण ये है, इसके चारों तरफ यह वाष्प के रूप में, मृदा कणों के चारों तरफ वाष्प के रूप में कुछ जल भाप के रूप में हमेशा मौजूद रहता है। पौधे इस जल को भी अवशोषित नहीं कर पाते हैं। पौधे इस जल को भी अवशोषित नहीं कर पाते हैं। इस जल को कहा जाता है आर्द्रताग्राही जल। आर्द्रताग्राही जल, आर्द्रताग्राही जल। पौधे इस जल को भी अवशोषित नहीं कर पाते हैं। तो कुल मिला के कहने का मतलब यह हुआ, केसी जल, गुरुत्वीय जल, आर्द्रताग्राही जल में पौधे केवल, अभी तक केसी जल को आपको मैं बताया कि केवल केसी जल को ही अवशोषित करते हैं, गुरुत्वीय जल को नहीं अवशोषित कर पाते हैं, क्योंकि यह गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा बंधा होता है। यह इसका जल के स्तर तक ये जल अवशोषित हो जाता है, मृदा कणों के बीच या मृदा कणों में मौजूद नहीं रहता है। आर्द्रताग्राही जल मृदा कणों के चारों तरफ वाष्प के रूप में मौजूद रहता है। यह जल भी पौधे अवशोषित नहीं कर पाते हैं। तीसरा है क्रिस्टलीय जल या केमिकल बॉन्डिंग वाटर। ये जल मृदा कणों के बीच में मौजूद होता है, जो कि इसको क्रिस्टलीय जल कहा जाता है। इसको भी पौधे अवशोषित नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह से मृदा जो जल है, वो मृदा कणों के बीच जो जल पाए जाने वाला है वो मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है: केसी जल, गुरुत्वीय जल, आर्द्रताग्राही जल, क्रिस्टलीय जल। तो पौधे केवल चारों प्रकार के जल में जो मृदा कणों के बीच में पाया जाता है, केवल कैपिलरी वाटर को ही अवशोषित कर पाते हैं, केसी जल को ही अवशोषित कर पाते हैं, जिससे उनका वृद्धि, विकास और विभिन्न प्रकार के जैविक क्रियाओं में उसका वो उपयोग करता है। दूसरा हमारा जो टॉपिक है वो है समष्टि और समुदाय। समष्टि और समुदाय। समष्टि और समुदाय। तो पहले हम समष्टि की बात करें। समष्टि, समष्टि पॉपुलेशन, पॉपुलेशन। समष्टि की बात करें, पॉपुलेशन की बात करें, तो आप जानते हैं कि विभिन्न प्रकार के जीवधारी अपने वातावरण से प्रभावित होते हैं
और विभिन्न प्रकार के जीवधारी अपने वातावरण से प्रभावित होते हैं, तो एक निश्चित क्षेत्र में, एक निश्चित एरिया में एक निश्चित जीव पाया जाता है और विभिन्न प्रकार के भी जीव पाए जाते हैं। लेकिन यदि हम बात करें एक निश्चित क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों की संख्या, एक निश्चित क्षेत्र में पाए जाने वाले एक ही जाति के जीवों की संख्या, एक जात की बात हो रही है, यहां ध्यान दीजिएगा, एक जात के जीवों की संख्या। तो अगर एक जाति के जीवों की संख्या की बात की जाए तो यह कहलाता है समष्टि, इसको कहते हैं पॉपुलेशन। अगर डेफिनेशन की बात हम लोग करें, डेफिनेशन की बात करें तो समष्टि में डेफिनेशन की अगर बात करें तो प्रकृति में एक ही जाति का कोई सदस्य, एक ही जाति का कोई सदस्य, एक ही जाति का कोई सदस्य अकेले नहीं रह पाता है, अकेले नहीं रह पाता है। वे एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में, वे एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में, एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में समूह में रहता है, एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में समूह में रहता है, समूह में रहता है और विभिन्न प्रकार के संसाधनों का वह प्रयोग करता है, और विभिन्न प्रकार के संसाधनों का, विभिन्न प्रकार के संसाधनों का प्रयोग करता है, विभिन्न प्रकार के संसाधनों का प्रयोग करता है और प्रजनन भी करता है, और प्रजनन भी करता है। तो एक चीज यह स्पष्ट है कि प्रकृति में पाए जाने वाले भी जितने भी जीव हैं वो वातावरण से प्रभावित होते हैं। एक निश्चित क्षेत्र में पाए जाने वाले एक ही प्रकार के जीव की बात हो रही है। यहाँ पर समष्टि यानी पॉपुलेशन की अगर डेफिनेशन की बात होगी तो एक निश्चित जाति के जीवों की संख्या, एक निश्चित जाति के जीवों की संख्या जो कि एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में समूह में रहता है, विभिन्न प्रकार के संसाधनों का प्रयोग करता है, वह समष्टि कहलाता है। यहाँ पर एक निश्चित जाति के जीवों की बात हो रही है, तो ये हो गया आपका समष्टि। समष्टि के बाद अगर हम लोग आगे बात करें तो समुदाय, 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 कम्युनिटी, कम्युनिटी, समुदाय की बात करते हैं। देखिए समुदाय में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं, और ये विभिन्न प्रकार के जो जीव हैं एक दूसरे से पारस्परिक संबंधित होते हैं, एक दूसरे से पारस्परिक संबंध रखते हैं और वे एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। इस तरह से उनकी एक श्रृंखला बनती है, एक चेन बनती है कि जो एक दूसरे पर वो निर्भर रहते हैं। तो समुदाय में, समुदाय की अगर हम बात करें, जैसे एग्जांपल ले लें हम एक तालाब का, तो एक तालाब का एक समुदाय, एक तालाब में रहने वाले जो विभिन्न प्रकार के जीव हैं उनको हम कहेंगे यह तालाब का समुदाय है। एक जंगल में रहने वाले विभिन्न प्रकार के जीव हैं तो उनको कहेंगे हम ये जंगल का एक समुदाय है। तो इसी तरह विभिन्न प्रकार के जो जीव हैं पारस्परिक अंतःक्रियाओं के द्वारा एक दूसरे से संबंधित हैं और एक दूसरे पर निर्भर हैं। इस एरिया को हम समुदाय कहेंगे, एक निश्चित क्षेत्र में जो विभिन्न प्रकार के जीव पारस्परिक अंतःक्रियाओं द्वारा एक दूसरे से संबंधित हैं और विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाएं संपन्न कराते हैं।
एक विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाओं को संपन्न कराते हैं। इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक है कीटभक्षी पौधे। कीटभक्षी पौधे विभिन्न प्रकार के जीव, चाहे वह जंतु हो चाहे वह वनस्पति हो, अपने विभिन्न प्रकार के जैविक क्रियाओं को संपन्न कराने के लिए विभिन्न प्रकार के वह संसाधनों का प्रयोग करता है, विभिन्न प्रकार के जीवों के समुदाय के बीच में रहता है, विभिन्न प्रकार के जीवधारी पर वह निर्भर रहता है। तो उसी तरह एक पौधा है, इसका नाम है कीटभक्षी पौधा। कीटभक्षी पौधे ऐसे पौधे होते हैं, कीटभक्षी पौधे ऐसे पौधे होते हैं जो कि कीटों का भक्षण करते हैं। इनके नाम से ही क्लियर है, कीटभक्षी। कीट माने इंसेक्ट, कीड़े, और भक्षी का मतलब होता है भक्षण करने वाला। कीटभक्षी का मतलब ऐसे कीड़े, ऐसे कीट, ऐसे इंसेक्ट्स जो कि ऐसे पौधे जो कीड़ों का भक्षण करते हैं, कीटों का भक्षण करते हैं, कीटभक्षी पौधे कहलाते हैं। ऐसे पौधे जो कीटों का भक्षण करते हैं अपनी जैविक क्रिया को संपन्न कराने के लिए, अपनी जैविक क्रिया को संपन्न कराने के लिए जैविक क्रिया में विभिन्न प्रकार के पोषण हो गए, प्रजनन हो गए, वृद्धि हो गया, विकास हो गया, तमाम प्रकार की जो प्रक्रियाएं हैं उनमें ये आता है। तो ऐसे पौधे जो कीटों का भक्षण करके अपनी जैविक क्रिया को संपन्न कराते हैं, उस पौधे को कीटभक्षी पौधे करते हैं। अब यहां पर एक क्वेश्चन आता है आपके दिमाग में कि सर कीटभक्षी पौधे कीटों का ही भक्षण क्यों करते हैं? वो उनके अपने वृद्धि और विकास के लिए, अपने वृद्धि और विकास के लिए, प्रजनन के लिए, फ्लावरिंग के लिए, सीडिंग के लिए, तो और भी तो उनको विभिन्न प्रकार के जैविक उर्वरक या तमाम प्रकार के जो फर्टिलाइजर वगैरह के यूज होता है उनसे भी तो अपना पोषण प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक समस्या ये है कि ये पौधे ऐसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहां पर उनके वृद्धि, विकास, पोषण के लिए नाइट्रोजन की कमी होती है। अब आप कहेंगे पौधे के वृद्धि, विकास, पोषण, तमाम प्रकार की जो भी उनकी जैविक क्रियाएं पौधों की होती हैं, उन प्रकार जैविक क्रियाओं को संपन्न कराने के लिए, उन जैविक क्रियाओं को संपन्न कराने के लिए पौधों को नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। और ये कीटभक्षी पौधे ऐसे स्थानों पर पाए जाते हैं, ऐसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहां पर नाइट्रोजन की कमी होती है, N2 की कमी होती है। और ये नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए, कीटों का भक्षण करते हैं और कीटों को भक्षण करके, नाइट्रोजन की पूर्ति करके अपने जैविक क्रिया को संपन्न कराते हैं, यानी पोषण को वो पोषित हो जाते हैं कीड़ों को अवशोषित कर, कीड़ों का भक्षण करके। तो ऐसे पौधों को कीटभक्षी पौधे कहते हैं। तो एक लाइन पूरा जो हमारी आपसे वार्तालाप हुई है उसमें एक चीज यह क्लियर हुआ कि कीटभक्षी पौधे ऐसे पौधे हैं जो कीड़ों का भक्षण करते हैं। और ये भक्षण क्यों करते हैं अगर हम बात करें तो इसमें आप कहेंगे कि ये नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए, अपनी जैविक क्रिया को संपन्न कराने के लिए उनको नाइट्रोजन चाहिए, और नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए ये कीटों का भक्षण करते हैं। तो आपका तीसरा क्वेश्चन बनता है कि सर ये नाइट्रोजन की कमी कहाँ होती है जहां पर ये पौधे होते हैं? तो ये पौधे दलदली स्थानों पर पाए जाते हैं, दलदली स्थानों पर पाए जाते हैं जहां पर नाइट्रोजन की कमी होती है। दलदली स्थानों पर पाए जाते हैं जहां पर नाइट्रोजन की कमी होती है। अब होता क्या है, एक उदाहरण हम आपको दे रहे हैं घटपर्णी का। इसमें कीटभक्षी पौधों में, कीटभक्षी पौधे के उदाहरण हैं, कीटभक्षी पौधों के उदाहरण हैं आपके घटपर्णी। कीटभक्षी पौधे का उदाहरण है आपका घटपर्णी। इसको कहते हैं नेपेंथीस, कहते हैं नेपेंथीस।
घटपर्णी हो गया। ऐसे एक आपका पहला एक उदाहरण ये हो गया घटपर्णी, जिसको नेपेंथीज कहते हैं। दूसरा है ड्रोसेरा, ड्रोसेरा। तीसरा है डायोनिया, तीसरा डायोनिया है, डायोनिया मूसिपुला, डायोनिया मूसिपुला, जिसको वीनस फ्लाई ट्रैप कहते हैं, वीनस फ्लाई ट्रैप। कंपटीशन में ये वीनस फ्लाई ट्रैप दे देता है, लड़के डायोनिया मूसिपुला जानते हैं और ये घटपर्णी जानते हैं, नेपेंथीज दे देता है, तो वहां समस्या हो जाती है। इसलिए ये आपको दोनों नाम इसके जानने बहुत जरूरी हैं। तो और उसके बाद ये चौथा जो है ये है यूट्रिकुलेरिया, यूट्रिकुलेरिया, कुलेरिया। तो कीटभक्षी पौधे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कीटभक्षी पौधे ऐसे पौधे होते हैं जो कीड़ों का भक्षण करते हैं। ये दलदली स्थानों पर पाए जाते हैं जहां पर नाइट्रोजन की कमी होती है। नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए ये कीड़ों का भक्षण करते हैं। अब इसमें होता क्या है, कुछ ऐसे पौधे होते हैं इनका एक विशेष प्रकार का संरचना होती है, इनमें एक विशेष प्रकार का संरचना होती है जो टेंड्रिल के द्वारा, टेंड्रिल ये मान लीजिए लीफ है इसकी, और ये लीफ से निकला हुआ टेंड्रिल है। अब ये टेंड्रिल में ही इनमें एक ये ढक्कन नुमा संरचना होती है और ये एक कलश, ढक्कन नुमा संरचना होती है और ये एक कलश की तरह होता है। ये जो ढक्कन नुमा संरचना होती है, यहां पर इसका जो भाग होता है काफी अट्रैक्टिव होता है। इंसेक्ट जो होता है, कीड़ा, कीड़े जो होते हैं इससे आकर्षित होते हैं और इस कलश के मुख पर आकर बैठ जाते हैं और ये जो ऊपर ढक्कन होता है ये ढक्कन इस पर बंद हो, ये ढक्कन ज्यों ही कीड़े इस पर बैठते हैं ये संवेदना पहुंच जाती है इनको डेंड्राइट्स के द्वारा कि ये कीड़ा यहाँ पर इंसेक्ट आ गया है, तो ये ऑटोमेटिक जो ये ढक्कन है इसका कलश का ये बंद हो जाता है और कीड़े इसके अंदर, इस कलश के अंदर बंद हो जाते हैं और एक विशेष प्रकार के एंजाइमों का वह स्राव करता है और वो कीड़ों को मारकर उसका अवशोषण करके नाइट्रोजन की पूर्ति कर लेता है। इस तरह से ये हमारा कीटभक्षी पौधे पर डिस्कशन हुआ। तो एक चीज यह क्लियर हो गया कि कीटभक्षी पौधे ऐसे पौधे होते हैं जो कीड़ों का भक्षण करते हैं। ये ऐसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहां नाइट्रोजन की कमी होती है, खासकर दलदली स्थानों पर नाइट्रोजन की कमी होती है, जिसके एग्जाम्पल में आपको बताया गया है घटपर्णी, नेपेंथीज, ड्रोसेरा, डायोनिया मूसिपुला जिसको वीनस फ्लाई ट्रैप कहते हैं, यूट्रिकुलेरिया, ये कीटभक्षी पौधे के उदाहरण हैं। बस आज के लिए इतना ही। थैंक्स।